हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्रीय सरकार के आय के साधन या स्रोत। इसमें सुनिए, इसमें आता है नंबर ए, इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर ए, टैक्स सोर्सेज ऑफ रिवेन्यूज़, मतलब आय के कर साधन। भारत सरकार की कर संरचना में निम्न श्रेणी के कर पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है टैक्सेस ऑन इनकम, मतलब आय पर कर। इसमें आते हैं नंबर ए इनकम टैक्स, मतलब आयकर। ये क्या होता है सुनिए इसे। भारत में प्रत्यक्ष करों में आयकर का प्रमुख स्थान है। इस कर से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम 1952 और आयकर नियम 1961 में दिए गए हैं। इनमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। संविधान के अनुसार भारत में कृषि से हुई आय पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है तथा शेष आयों पर आयकर लगाने का अधिकार संघ को है। इन अधिकार क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए भी संसद ने जो आयकर अधिनियम स्वीकृत किया है उसमें कृषि को कर मुक्त रखा गया है, परंतु 10 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने उन राज्यों के भीतर उपार्जित कृषि आय पर कर लगाने हेतु अलग अलग कृषि आयकर अधिनियम स्वीकृत किए हैं। एक निश्चित सीमा तक की आय आयकर से मुक्त है। कर की दरें प्रगतिशील हैं। आय की दृष्टि से करदाताओं को 3 वर्गों साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी में विभाजित किया जाता है। आयकर व्यक्तियों, संयुक्त हिंदू परिवारों, फर्मों और व्यक्तियों की अन्य परिषदों पर लगाया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले आयकर में कृषि आय पर कर नहीं लगाया जाता, लेकिन कर की दर निकालने के लिए कृषि आयों को जोड़ अवश्य लिया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर बी कैपिटल गेन्स टैक्स, मतलब पूंजी लाभ कर। भारत में यह कर सर्वप्रथम 1947 में लगाया गया था, परंतु विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण 1950 में इसे हटा दिया गया था। प्रोफेसर काल्डोर के सुझाव पर 1956 से, मतलब 1956 से इसे पुनः लगा दिया गया। 1962 तथा 1964, मतलब 1962 तथा 1964 में इस कर में संशोधन किए गए। 1976 से 77, मतलब 1976 से 77 में इस कर में पुनः कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। मूल्यों में वृद्धि के कारण संपत्ति कर के क्रय विक्रय से जो लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ पर जो कर लगाया जाता है उसे पूंजी लाभ कर कहते हैं। पूंजी लाभ कर कुल आय के लिए आयकर की दर के अनुसार ही लगता है। उसमें पूंजी लाभ का केवल 1/3 भाग शामिल होता है। पूंजी लाभ पर कोई सुपर टैक्स नहीं लगता है। दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर की दर जो घरेलू कंपनियों पर 30% थी, उसे 1999 से 2000 के बजट में घटाकर 10% कर दिया गया। भारत में पूंजी लाभ कर बेलोच, असमान तथा आर्थिक दशाओं के प्रतिकूल है। यह विनियोग पर भी बुरा प्रभाव डालता है, अतः लाभों का जब विनियोग किया जाए तो उन पर पूंजी लाभ कर नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट आता है नंबर सी कॉरपोरेशन टैक्स, मतलब निगम कर। व्यापारिक कंपनियों और निगमों की आय पर जो कर लगाया जाता है उसे निगम कर कहते हैं। यह कर उस कर से कतई भिन्न नहीं होता जो कंपनी के हिस्सेदार अपनी आयों पर देते हैं। निगम कर व्यक्तिगत आयकर के समान हैं और इसके सिद्धांत आयकर जैसे हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं आती हैं। आयकर की भांति निगम कर में कर मुक्ति की कोई सीमा नहीं है। कंपनियों द्वारा जो निगम कर दिया जाता है
वह कंपनी की ओर से दिया माना जाता है, ना कि अंशधारियों की ओर से दिया गया। निगम कर की दरें मुख्य रूप से आनुपातिक हैं। भारत में लगाए गए निम्न करों में विनियोगों को प्रोत्साहित करने तथा प्राथमिक क्षेत्रों में कंपनियों की स्थापना को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त प्रेरणाएं दी गई हैं। अब नंबर 2 आता है टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, संपत्ति तथा पूंजी सौदों पर कर। इसमें सुनिए, इसमें आता है नंबर ए स्टेट ड्यूटी मतलब संपदा कर। संपदा कर मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई कुल संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारों में बांटे जाने से पूर्व लगाया जाता है। भारत में संपदा कर 15 अक्टूबर 1953 को लागू किया गया था तथा इसे 16 मार्च 1985 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आता है नंबर बी गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। प्रत्यक्ष करारोपण की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रोफेसर कार्लडोर के सुझाव पर अप्रैल 1958 से भारत में उपहार कर लागू किया गया, जो उपहार देने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है। 1 सितंबर 1998 यानी 1998 से उपहार कर समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है नंबर सी वेल्थ टैक्स मतलब संपत्ति कर। वार्षिक संपत्ति या धन कर यानी कि एनुअल प्रॉपर्टी और वेल्थ टैक्स उस कर को कहते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति, धन अथवा पूंजी के कुल मूल्य पर वार्षिक रूप से लगाया जाता है। यह एक आवर्ती कर रिक्वेरेंट टैक्स होता है, जबकि अनावर्ती पूंजी कर कैपिटल लेवी केवल एक बार ही लगाया जाता है। इसे 1 अप्रैल सन 1957 से लागू कर दिया गया, मतलब 1 अप्रैल 1957 से लागू कर दिया गया। उस समय यह कर कंपनी की संपत्ति पर भी लगाया गया था और कर निर्धारण वर्ष 1957 से 58 से 1959 से 60 तक लागू रहा, पर कर निर्धारण वर्ष 1960-61 से इसे समाप्त कर दिया गया। 24 वर्षों के बाद इसे सन 1983 के बजट में लागू कर दिया गया। इसमें कुछ विशेषताएं आती हैं। भारत में संपत्ति कर सर्वप्रथम 1957 में लगाया गया। यह कर निजी व्यक्तियों, अविभाजित परिवारों और निजी व्यावसायिक कंपनियों की विशुद्ध संपत्ति यानी नेट वेल्थ पर प्रति वर्ष लगाया जाता है। यह कर प्रगतिशील दरों पर लगाया जाता है। इस कर के प्रशासन का कार्य आयकर विभाग को सौंपा गया है। संपत्ति का मूल्यांकन बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। बाजार मूल्य निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। कुछ संपत्तियों को कर मुक्त रखा गया है, जैसे दान संबंधी संपत्तियां, कृषि संपत्ति, बीमा पॉलिसी, व्यक्तिगत फर्नीचर एवं गहने आदि। आगे देखिए, नंबर 3 आता है टैक्सेस ऑन कमोडिटीज़ मतलब वस्तुओं पर कर। इसके कुछ पॉइंट हैं। नंबर ए है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ मतलब केंद्रीय उत्पादन शुल्क। इसमें सुनिए, एक देश में जिस वस्तु का उत्पादन होता है, जिसके उत्पादन होने के बाद और उस वस्तु के उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व उत्पादन की मात्रा पर जो कर लगाया जाता है उसे उत्पादन कर कहते हैं। भारत में इस प्रकार के कर लगाने का अधिकार प्रांतों को भी है और केंद्रीय सरकार को भी। प्रांतीय सरकार केवल नशीले पदार्थों जैसे शराब, चरस, भांग आदि के उत्पादन पर ही कर लगा सकती है। इसे प्रांतीय उत्पादन कर स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहते हैं और अन्य उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रीय सरकार कर लगाती है, जिसे संघीय उत्पादन कर के नाम से पुकारते हैं। केंद्रीय सरकार उत्पादन कर तंबाकू, चीनी, टायर, DSLI, रुई और उससे उत्पादित वस्तुएं, कोयला, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति, मोटर, स्प्रिट, साबुन, सुपारी, इस्पात पिंड, स्टील इंगोट्स, कागज़ तथा सिगरेट आदि पर लगा सकती है। केंद्रीय उत्पादन कर से प्राप्त आय को वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर बी कस्टम ड्यूटीज़ सीमा शुल्क।
केंद्रीय सरकार की आय का दूसरा साधन सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क से अर्थ आयातों एवं निर्यातों पर लगाए जाने वाले शुल्कों से है। जो आयातों पर लगाए जाते हैं उन्हें आयात शुल्क तथा जो निर्यात पर लगाए जाते हैं उन्हें निर्यात शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर सी, सर्विस टैक्स, सेवा कर। इसमें सुनिए, 1996 से 97 के बजट में टेलीफोन बिल, गैर जीवन बीमा के प्रीमियम, स्टॉक ब्रोकर के प्रीमियम पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। 2001 से 2002 के बजट में इसमें शामिल सेवाओं का विस्तार किया गया। वर्तमान में लगभग सैकड़ों सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया जा चुका है। विज्ञापन, होटल, कोरियर आदि सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। आगे आता है नंबर बी पॉइंट। नंबर बी में है नॉन टैक्स आइटम्स ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की आय के गैर कर साधन। इसमें आते हैं नंबर 1, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, मतलब ऋण सेवाएं अथवा ब्याज प्राप्तियां। इसमें सुनिए, केंद्रीय सरकार का यह एक प्रभावी स्रोत है। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को बड़ी मात्रा में ऋण दे रखा है, जिससे ब्याज के रूप में पर्याप्त आय प्राप्त होती है। नंबर 2 है करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी तथा सिक्के। केंद्रीय सरकार को 1 रुपये के नोट छापने तथा अन्य सांकेतिक सिक्के मतलब टोकन कॉइन्स टकसाल में ढालने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। सरकार को चलन में प्रमाणिक सिक्के तथा पत्र मुद्रा के निर्गमन से लाभ होता है। इसमें भी भारत सरकार को प्रतिवर्ष आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आता है नंबर 3, सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं। भारत सरकार शिक्षा, सार्वजनिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। इन सेवाओं के बदले में सरकार को आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है नंबर 4, इकोनॉमिक सर्विसेज, आर्थिक सेवाएं। भारत सरकार सड़क, भवन निर्माण आदि कई प्रकार के निर्माण कार्य, बहुउद्देश्य नदी घाटी योजना आदि के कार्य करती हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रशासनिक सेवाएं। केंद्र सरकार नागरिक प्रशासन, शांति एवं व्यवस्था आदि के रूप में जो सेवाएं प्रदान करती हैं उससे भी उसे आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है नंबर 6, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, डाक व तार। डाक व तार विभाग केंद्रीय सरकार का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक विभाग है। नेक्स्ट आता है नंबर 7, रेलवे। रेलें भारत सरकार के कर विभिन्न आय के स्रोतों में से एक हैं। नंबर 8 है अदर पब्लिक एंटरप्राइजेज, अन्य सार्वजनिक उपक्रम। भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की भी स्थापना की गई। वर्ष 1997 से 98 में केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 236 थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।